हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज से हम लोग अपनी थर्ड बुक यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट्स एनालिसिस वाली बुक को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल नई जर्नी है, 20 मार्क्स की पूरी तैयारी है। इसके अंदर बेसिकली 5 चैप्टर पढ़ने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस, उसके बाद कंपैरेटिव कॉमन साइज, देन अकाउंटिंग रेशियो और देन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकेला 8 नंबर का है और बाकी सारे चैप्टर मिला के लगभग 12 नंबर का वेटेज है। तो मैं तुम्हें यहाँ 20 आउट ऑफ 20 पूरे दिला दूंगा अगर तुम मेरे साथ ये पूरी जर्नी कवर करोगे। नोटबुक निकाल लो, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, राइट। चलो, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। आप कंपनी की बैलेंस शीट में, कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में, कंपनी के बारे में पता लगाना, फॉरकास्टिंग करना, रिजल्ट निकालना, इनकम कैलकुलेट करना, टैक्स लगाना, ये सारे काम हम जैसे कॉमर्स के बच्चों का होता है। तो अगर हम ये नहीं जानेंगे तो आज की क्लास अगर हम अच्छे से नहीं सीखेंगे तो आने वाले सभी क्लासेस में थोड़ा बहुत हर्डल आपको रहेगा। तो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ पहला चैप्टर। ये पहला और जो दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन दोनों चैप्टर को मिला के लगभग 4 नंबर तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिनिमम 4 नंबर तक का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी अकाउंट्स हम पूरा कर चुके हैं क्लास, है ना। कंपनी हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, शेयर डिबेंचर सब। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है और क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते किसको है। अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करता है क्लास, शोज यू वे क्लास शोज यू, आपको दिखाता है वेयर अ कंपनी मनी केम फ्रॉम, पैसा कहाँ से आया, वेयर इट वेंट कहाँ गया, और वेयर इट इज नाउ। सीधी सीधी बात, टू द पॉइंट। कहाँ से पैसा आया, अब वो कहाँ है और कहाँ खर्च किया आपने, ये सारी चीजें कुल मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसके अंदर आम तौर पे 4 चीजें आती हैं। सबसे पहला है बैलेंस शीट, दूसरा है इनकम स्टेटमेंट, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के। बैलेंस शीट का मतलब आप जानते हो, स्टेटमेंट शोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, कि आपके कितने एसेट्स हैं कितने लायबिलिटी। अब बैलेंस शीट के नीचे होता है क्लास एक नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही है, वो बैलेंस शीट के अंदर ही यहाँ पे कवर कर लिया है। तो नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब क्या है, हर एक पर्टिकुलर आइटम की इन डिटेल, कि भाई अगर ये बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन, अगर बिल्डिंग इतने से कम की हुई है तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, कौन से मेथड से लगा है, बहुत सारी डिटेल, सो दैट कि हम कंप्लीट चीज़ों को बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट के अंदर दिखा नहीं सकते, तो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स होता है। इनकम स्टेटमेंट आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हो ना, कंपनी उसी को इनकम स्टेटमेंट बोलती है। मतलब दोनों है, जैसे किसी का बाबू है और घर में उसे किस नाम से बुलाते हैं, मान लो किसी का नाम है सोनू तो घर में सोनू, अब कोई उसे बाबू भी बुलाता है, तो इंसान तो एक ही है लेकिन नाम दो दो है, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट हो गया और पी एंड एल हो गया। और नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये आपके पास 4 चीजें हैं, इन चारों चीजों को ही बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। से किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि कितनी एसेट्स, कितनी लायबिलिटी, कितना मुनाफा कमाते हो, कहाँ कितना पैसा आया, कहाँ से कहाँ पे कितना पैसा गया, अभी तुम्हारे पास कितना पैसा है। कितनी सिंपल लैंग्वेज है, मनी कहाँ से आया, कहाँ गया और अभी कहाँ पे है, राइट, खत्म। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। आप ये भी लिख सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या है, समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के अकाउंट्स की जो समरी है, समरी पूरी डिटेल, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लाइक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स। फटाफट कमेंट सेक्शन में 4 के 4 नाम लिखो। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो इसे कहते हैं क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती क्यों है, भाई सीधी सी बात है, मालिक ये जानना चाहता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। आम जनता ने भी कंपनी में पैसा लगा रखा है, आपको पता है कंपनी शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा लेती है, इन्वेस्टमेंट लेती है। तो कंपनी ने
बना के दिखाना पड़ेगा ना शेयर होल्डर को, हम कितना कमा रहे हैं कितना नहीं, टैक्स वैक्स देना होता है कंपनी को, कंपेयर करना होता है अपनी परफॉर्मेंस को किसी और परफॉर्मेंस, ऐसे बहुत सारे रीजन आप सब क्लास 11th का है ये। टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल डेटा ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस, कि आपके पास एसेट कितनी है आपकी लायबिलिटी कितनी है, ये जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। टू शो द इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज, कि आप कमा कितना रहे हो, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहा है, कुल मिला के आपके एसेट लायबिलिटी प्रॉफिट, ये सब जानने के लिए ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। क्या जानने के लिए? एसेट्स, लायबिलिटी, प्रॉफिट और लॉस। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, क्रेडिटर्स को, है ना, इन सब को, जो भी क्लास लोग हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको हम सब चीज़ बताते हैं, सो दैट वो जान सके कि हम कर क्या रहे हैं। कंपनी पब्लिक के पैसे से काम करती है तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है सो दैट हम आम जनता को हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट करके दिखा सके। टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, हम सफिशिएंट और रिलायबल भरोसेमंद इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे उन सब पार्टीज़ को जो कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है। इंटरनल जो होते हैं मेंबर्स और एक्सटर्नल मेंबर्स, आप सबको पता होगा ना, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ा होगा ना क्लास 11th में, उन लोगों को हम लोग सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस का ट्रू और फेयर व्यू, जैसे मैं 100-200 बच्चे पढ़ाता हूँ, 1000-2000 बच्चे पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो अब उन बच्चों का रिजल्ट मैं जानना चाहता हूँ, क्यों जानना चाहता हूँ उनका रिजल्ट, सो दैट भाई मैंने मेहनत करी है तो बच्चे का आउटपुट भी जानना चाहता हूँ मैं। फिर इसकी एडवर्टाइजिंग की जाती है, हम लोग जो है इसका बैनर वगैरह बना के दिखाते हैं कि देखो यार इतने बच्चों ने हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के इतना अच्छा स्कोर किया है तो आप भी कर सकते हो। कंपनी भी यही काम करती है, देखो जी हमने इतना मुनाफा कमाया, आप भी हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, सो दैट लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएं, तो कंपनी सारे लोगों को ये शेयर करती है। सब कुछ बनाते हैं तो ट्रू और फेयर व्यू होता है, सही ठीक ठाक दिखता है हमारी बैलेंस शीट हमको। और द एसेस इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर रही है कितना अच्छा काम नहीं कर रही है, सब भी हमें पता चल जाता है। रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी सोसाइटी पे इफेक्ट डालती है उसका पता चल जाता है। टू डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसी, जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कहता है कि भैया इन पॉलिसी को फॉलो करो, इन चीज़ों को यूज़ करो, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उन सारे पॉलिसीज़ को भी दिखाते हैं कि देखो जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है हम उसी हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करते हैं। ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज की क्लास 12th में हो, 11th की बुक से लिख लेना, बहुत सिंपल लैंग्वेज होगी। क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सीधी सी बात है, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, कंपैरिजन के लिए, टैक्स अथॉरिटी को टैक्स पे करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कितना मुनाफा कमाया, फिर टैक्स कैसे पे करेंगे। और हम लोग अपने सारे असेट्स को देखेंगे भी, देख रेख भी कर पाएंगे, अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम सारे असेट्स को देख रेख कर पाएंगे। तो हम ये सब बेसिकली ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के। नेक्स्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एट एनी कॉस्ट तुम्हें ये अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। और ये क्या है क्लास? फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ प्रिस्क्राइब। देखो हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखना है। आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये सीखा होगा सर ऐसे बनाते हैं बैलेंस शीट, है ना, एसेट्स लायबिलिटी। ये जो बैलेंस शीट है ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की और पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है, कंपनी ऐसे नहीं बनाती। दिस इज कॉल्ड क्लास हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। कंपनी बनाती है वर्टिकल फॉर्मेट में, दिखाऊंगा क्लास अभी आपको, मैं तुम्हें थोड़ा सा इन डेप्थ में एक शॉर्टकट में मार के बता देता हूँ क्लास। कंपनी इस तरीके से बनाती है बैलेंस शीट, इधर आती है सारी की सारी लायबिलिटी, फिर ये टोटल आ गया, और 2 साल का होता है, ये होता है इस साल का पिछले साल का। तो कंपनी 2013 में, कंपनीज की जो बैलेंस शीट है 2013 से पहले ऐसे ही बनती थी, लेकिन 2013 में क्लास कंपनीज एक्ट 2013 आया, कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस करके कंपनीज एक्ट 2013 आया। और कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा भाई बैलेंस शीट ऐसे मत बनाना, अब बैलेंस शीट ऐसे बनाना वर्टिकल फॉर्मेट में। तो इधर सारी की सारी लायबिलिटी, इधर सारी की सारी एसेट, एकदम वर्टिकल फॉर्मेट में, यहाँ तक लायबिलिटी यहाँ तक एसेट, और फिर टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। इस तरीके से बैलेंस शीट बनती है कंपनी की, मैं डिटेल में दिखाऊंगा तुम्हें। ये बैलेंस शीट तुम्हें पूरी की पूरी अच्छे से लर्न होनी जरूरी है, एट एनी कॉस्ट याद होना तुम्हें जरूरी है, राइट। सो द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये कहाँ प्रिस्क्राइब किया गया है? कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 का जो पार्ट 1 है उसमें 2013 कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 का जो पार्ट 1 है उस पार्ट में लिखा गया है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो आपको कैसे बनानी है, राइट।
तो ये रही क्लास बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं क्लास पर्टिकुलर्स, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, इसका डिटेल नोट्स नीचे जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स बताया था ना अभी आपको, ये नोट्स टू अकाउंट्स बनता है। फिर ये करंट ईयर है और ये हो गया क्लास आपका प्रीवियस ईयर। इस तरीके से अब एक एक करके चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट करो। सबसे पहली साइड का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और ये मतलब ख़त्म नहीं हुआ, अगले पेज पे भी है। और दूसरी साइड का नाम है क्लास एसेट, राइट। पहली साइड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले साइड का नाम क्या होता था? खाली लायबिलिटीज। अब साइड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। पहले 1 साल का बनता था, अभी ये करंट ईयर का फिगर है और ये प्रीवियस ईयर का। पता आपको प्रीवियस ईयर का फिगर क्यों दिया रहता है? सो दैट आप साथ साथ कंपैरिजन कर लो कि पहले इतना था, अच्छा अब इतना है, तो बढ़ा है घटा है जो भी हुआ है वो आप एक साथ कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरे साइड का नाम क्या है क्लास? एसेट। उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आप हेडिंग देखो, सारे बच्चे हेडिंग देखो। एक याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ कि तुम्हें कैसे याद करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले साइड का नाम ये दोगे, हाँ सर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और नीचे क्या है क्लास? एसेट्स, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या क्या है? सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड, मेन हेड है ये, क्या है क्लास? मेन हेड। और जो नीचे है वो सब हेड है। तो ये है शेयर होल्डर फंड। दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटी। चौथा है करंट लायबिलिटी। याद हो गया? शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। डन। ये आपकी क्लास हो गए 4 साइड। अब इसी तरह से असेट में भी मेन है, तो अभी हम असेट की बात नहीं करेंगे, इसको फिनिश करके फिर असेट पे जाएंगे, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के अंदर भी 3 चीज़ है। तो सबसे पहला इक्विटी लायबिलिटी, फिर एसेट, फिर इक्विटी लायबिलिटीज में 4 चीज़ हैं क्लास शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 चीज़ है। पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, चाहे कैसा भी रिजर्व हो। शेयर कैपिटल क्या, ये जो शेयर कैपिटल है ना एक सेकंड, ये जो शेयर कैपिटल है इसमें भी 2 है। कौन से? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस एनी टाइप ऑफ रिजर्व, किसी भी टाइप का रिजर्व। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, कैसा भी रिजर्व हो वो यहाँ पे आ जाएगा। और सरप्लस का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट। और अगर यहाँ नेट प्रॉफिट आता है तो यहाँ नेट लॉस भी आएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, प्रॉफिट जो यहाँ पे आता है लॉस भी वही आएगा, बस प्रॉफिट प्लस का फिगर होगा और लॉस किसका फिगर होगा? माइनस का फिगर होगा। अगर मैं 400 रुपये कमा रहा हूँ, 400 प्रॉफिट है, माइनस 400 है तो वो 400 लॉस है, ठीक है सर। तीसरा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है? बेसिकली शेयर, जो शेयर्स होता है ना उसका सर्टिफिकेट होता है। अगर मेरे पास शेयर्स हैं तो उसका राइट मेरे पास होगा। लेकिन शेयर वारंट कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो बेसिकली पहले ही दे दिए जाते हैं किसी को कि 5 साल बाद ये तुम्हारा हो जाएगा। तो ये बियरर इंस्ट्रूमेंट की तरह है कि 5 साल बाद, जैसे नोट होता है ना, 100 का नोट आपको मिल गया तो आपका है, तो ये शेयर आपको मिल गया तो ये आपका हो गया, ठीक है। कुछ भी इसको इन डेप्थ में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि क्लास को समझने के लिए थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अभी आप क्लास 12th में हो, आपको इतना जानना है कि ये बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको मिल गया उसका, और कंपनी क्लास पहले से दे देती है किसी को कि भाई ये रख लो, 5 साल बाद ही तुम इसको खर्च कर सकते हो, अभी नहीं खर्च कर सकते। शेयर वारंट। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मान लो आपने एप्लीकेशन का पैसा ले लिया लेकिन आपने अलॉटमेंट अभी नहीं दिया है, ठीक है। एप्लीकेशन आपने मार्च में ले लिया, अलॉटमेंट करोगे मई में, तो मई तो अगला साल हो गया, मई अगला साल हो गया, और आपने मार्च में पैसा ले लिया, यानी कि मार्च तो ये वाला साल हो गया, 31 मार्च तक ये साल है, तो दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। तो ले लिया आपने, पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, लंबे समय की लायबिलिटी से लॉन्ग टर्म बोरिंग, लंबे समय के लिए आपने उधार लिया है, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह हो गया, डिबेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म। उसके बाद है क्लास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखो यार, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जितना बताऊंगा उससे ज़्यादा क्लास कभी ना पूछा गया ना पूछा जाएगा, पूछा जाता ही नहीं कह रही है। पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी किसे कहते हैं? मेरी बात समझना, 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है अकाउंटिंग इनकम, एक होता है टैक्सेबल इनकम। हम अकाउंटिंग जो करते हैं ना उससे जो हमारा प्रॉफिट आता है, इनकम टैक्स वालों को उससे लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया तुमने जो अकाउंटिंग की है ना उससे हमें लेना देना नहीं, हम फिर से करेंगे, तुमने तो बेमतलब के खर्चे दिखा रखे हैं, अपने झूठ झूठ खर्चे दिखा रखे हैं, इतना सारा सैलरी दे दिया, इतना ही दे दिया, नहीं हम अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। तो ये हो गया क्लास आपका अकाउंटिंग इनकम, और ये हो गया क्लास आपका टैक्सेशन इनकम, ठीक है। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेशन इनकम, टैक्सेबल इनकम। तो अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है, आपने अकाउंटिंग इनकम बहुत ज़्यादा टैक्सेबल इनकम से, तो बन जाता है क्लास आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है तो ये बन जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट, राइट। तो ये हो गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये हो गया क्लास अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, और ये हो गया क्लास लॉन्ग टर्म प्रोविजन।
इसके बाद है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वही बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर। और क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लोन आपने किसी से ले लिया वो। ट्रेड पेबल, इसके अंदर क्या क्या आता है क्लास, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल के अंदर। अदर करंट लायबिलिटी, जैसे मान लो एडवांस इनकम हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, तो अदर करंट लायबिलिटी हो गया। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर बेसिकली क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या आता है क्लास, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। तुम्हें ये फॉर्मेट याद करना है बेटा, ये बहुत ज़रूरी है, पेपर में आए चाहे ना आए। वैसे पेपर में जो आएगा वो तो मैं अगली क्लास में तुम्हें करा ही दूंगा, हेडिंग और सब हेडिंग तुम्हें वो याद करा दूंगा मैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यार ये पता होना चाहिए। देखो यार 2+3=5 होता है, 12th के बोर्ड में तो नहीं आएगा, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बेइज्जती होती है। कंपनी की बैलेंस शीट, कल को आप कंपनी के बारे में बताओगे, आपको बैलेंस शीट पढ़नी ही नहीं आती तो कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ कहाँ आती है आपको ये नहीं पता तो कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए बैलेंस शीट अच्छे से याद कर लेना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और मनी रिसीव शेयर वारंट, ये अगर छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स में आते हैं, नॉन करंट एसेट। अब सुनना मेरी बात, नॉन करंट एसेट में यहाँ पे जो, वैसे तो एसेट में दो ही चीज़ें आती हैं, क्या, एक नॉन करंट एसेट, दूसरा करंट एसेट। एसेट के अंदर दो ही चीज़ें आती हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, बस। एसेट्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। लायबिलिटी में चार चीज़ें थी, है ना, एसेट के अंदर दो चीज़ें हैं, नॉन करंट और करंट एसेट। लेकिन जो नॉन करंट एसेट है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सबसे पहला आइटम जो है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। देखो पीपीई, ठीक है, पीपी किट वाला जो पीपी है वो नहीं है, ये अलग पीपी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 होता था, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, तो AS 10 होता था पहले, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट। अब जो क्लास AS 10 है वो है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे इक्विपमेंट हो, इंटेंजिबल एसेट हो, या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, अगर मेरी बिल्डिंग बन रही है, अभी बनकर तैयार हो रही है, आधा अधूरा है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या, अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन बन रहा है, अमेजन क्या एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट एक एप्लीकेशन है, फेसबुक एक एप्लीकेशन है, पर कमाई कितनी है आप जानते ही हो। तो यार इंस्टाग्राम भी एक ऐप है ना। तो यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल के जो इंटेंजिबल है ना वो उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, एप्लीकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, घर जो है वो बन रहा होता है। तो घर के लिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इसके लिए इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर आते हैं सेकंड, नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट वही, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, अकाउंटिंग इनकम कम है, तो उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, भाई लंबे समय के लिए अगर आपने किसी को दिया है, ध्यान समझना, लोन यहाँ पे लिखा है एडवांस, लिया नहीं है, लोन दिया है, किसी को लोन दिया है, एडवांस। अदर नॉन करंट एसेट, तो ये अदर नॉन करंट एसेट हो गई, जो बाकी अदर नॉन करंट एसेट जो यहाँ कहीं नहीं आया वो इसके अंदर आ जाएगा। सेकंड है करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म जनरली 90 डेज की इन्वेस्टमेंट होती है, इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक्स, बेसिकली लूज टूल, स्पेयर पार्ट, स्टॉक जितने भी हैं वो सब इन्वेंट्री के अंदर आता है। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और BR, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, जिन लोगों को उधार सामान बेचा दे आर कॉल्ड डेटर्स, उनसे बिल ले लिया, बिल्स रिसीवेबल। इसके अलावा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, किसी को तुमने दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और कोई भी ऐसी चीज़ जो 90 दिन के अंदर रिलाइज कर दी जाती है। इसके अलावा अदर करंट असेट, जो बेसिकली अदर करंट असेट है, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, अक्रूड इनकम हो गया, वो अदर करंट असेट आ गया। ये हो गया शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, अपने साल भर के लिए किसी को लोन दिया है, और ऊपर था लॉन्ग टर्म, है ना, ये लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए किसी को दिया है। तो अगर आप पूरी की पूरी बैलेंस शीट देखोगे तो कुछ चीज़ ऐसे उसे कट कर दोगे ना, तो सिंपल एक बैलेंस शीट पता होनी चाहिए आपको ऊपर से, मतलब 80% तो आपको याद होना चाहिए। देखो बैलेंस शीट नहीं पता रहेगा तो बैलेंस शीट से कैश फ्लो समझने में दिक्कत आएगी, अकाउंटिंग रेशियो में भी प्रॉब्लम आएगी। तो यार ये पक्का पता होना चाहिए कि ये हेडिंग्स है। हाँ एक आध चीज़ भूल जाते हो क्वाइट ऑब्वियस चलेगा, लेकिन ओवरऑल हेडिंग्स वगैरह याद होनी चाहिए कि वहाँ पे 4 हेडिंग है, यहाँ 2 हेडिंग है, इनके अंदर क्या क्या आता है, ये सब बिल्डिंग मशीन कहाँ आता है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अंदर, सब इसके अंदर आ गया, PPE के अंदर, इंटेंजिबल भी इसी के अंदर आता है, ठीक है।
चलो, तो हमने बेसिकली कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट आज हमने देखा। अगली क्लास में तुम्हें मैं हेडिंग सब हेडिंग कराऊंगा ना, बहुत ही ज़्यादा चांस है, 95% चांस समझ लो, कह सकते हैं कि हेडिंग सब हेडिंग में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अब एक हेडिंग डालो क्लास अपनी कॉपी में, ऑपरेटिंग साइकिल। होता क्या है, जिस दिन आपने रॉ मटेरियल को खरीदा, जिस दिन आपने रॉ मटेरियल को खरीदा यानी कि रॉ मटेरियल को परचेज किया, फिर आपने उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला, उससे तैयार हुआ आधा अधूरा सामान, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर उससे बना फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड्स को बेचा, बेचा तो डेटर वगैरह आ गए, फिर डेटर वगैरह से आपने कैश कलेक्ट कर लिया। इस पूरे टाइम पीरियड में जितना भी समय लगता है, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हो ऑपरेटिंग साइकिल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। सो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, जिस दिन आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसे पूरा का पूरा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, इन्वेंट्री मेंटेन किया, बेच दिया, बेच के डेटर मिला, बीआर मिला, 3 महीने में उससे पेमेंट आ गई, इस पूरे टाइम पीरियड को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। और अगर ये टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो हम इसे 12 महीने का मानते हैं। यही लॉजिक है, यही रीज़न है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर मेरा कोई डेटर जिससे मुझे 9 महीने में पैसे मिल जाएंगे, तो आप बोलोगे सर ये तो करंट असेट है। अगर मैं बोलूँगा मेरा कोई क्रेडिटर है जिसको मैं 10 महीने में पेमेंट करूँगा, तो आप उसे बोलोगे करंट लायबिलिटी। क्यों? 9, तो फिर आप क्या बोलो सर हमने तो पढ़ा था 12 महीने के अंदर जो होता है वो करंट होता है, उसके बाद नॉन करंट होता है। वो पढ़ा क्यों था? इसीलिए यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मैं 10 महीने में पेमेंट कर दूंगा, तो ऑपरेटिंग साइकिल तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो हम मानेंगे ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का है, पेमेंट 10 महीने में होगा, तो ये करंट लायबिलिटी है। सिमिलरली यहाँ मैंने बोला मुझे 9 महीने में पैसे मिल जाएंगे डेटर से, तो यहाँ ऑपरेटिंग साइकिल गिवन नहीं है तो 12 महीने का, और 12 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है, 9 महीने में मुझे पैसा मिल जाएगा, सो दिस इज द करंट असेट। यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल अगर गिवन नहीं है तो 12 महीने का उसे मानते हैं, बट जरूरी नहीं कि हमेशा वो 12 महीने का ही हो। बट हाँ 99% केसेस में वो गिवन होता ही नहीं है, तो आप उसे 12 मंथ मान सकते हो। किसे कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल? जिस दिन रॉ मटेरियल खरीदा, उस दिन से लेकर जब उसको बेच के, फिनिश गुड्स बेच के पैसा कलेक्ट कर लिया, वो जो टाइम पीरियड है पूरा का पूरा, दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, चलो एक इंटरेस्टिंग सा सवाल यहाँ पे है और आपको इस सवाल का आंसर देना है, लेकिन इस सवाल का आंसर देने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ, ध्यान समझना। पहली बात कि सर अगर ऑपरेटिंग साइकिल गिवन नहीं है तो वो 12 महीने का है, ठीक है। कोई भी चीज़, ध्यान समझना, कोई भी चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, चाहे वो डेटर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बिल रिसीवेबल हो, चाहे वो बिल पेबल हो, कोई भी चीज़ अगर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, कोई भी चीज़ अगर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, तो वो हमेशा करंट नेचर का ही होगा। कोई चीज़ आउट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है, आउट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है एंड आउट ऑफ 12 मंथ भी है, आउट ऑफ 12 मंथ्स भी है, तब जाके क्लास वो नॉन करंट का नेचर होगा, वो नॉन करंट का नेचर। मेरी बात ध्यान समझना, मैं एक ही एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा तुम्हें, ध्यान देखो। अगर मैं बोलूं कि ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है और डेटर से जो डेट कलेक्शन होगा वो 14 महीने के अंदर होगा, डेट कलेक्शन होगा 14 मंथ्स में, ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है, तो ये करंट असेट ही होगा। कोई भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर है तो वो करंट असेट है। ये बात सेट कर लो, हिंदी में सुनो और हिंदी में लिखो कमेंट सेक्शन में। कोई भी चीज अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, भूलना मत, खुद को जगाओ, भूलना मत भाई, भूलना मत। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर कोई भी चीज है तो वो करंट ही कहलाता है। सो ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे कितने महीने का है? 15 महीने का है, कलेक्शन 14 महीने के अंदर हो गया, तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लास? करंट। ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने का है, डेट कलेक्शन 18 महीने का है, तब भी ये करंट। ऑपरेटिंग साइकिल 50 महीने का है, ये 49 का है, तब भी ये करंट है। यानी कि कोई भी चीज़ ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर है तो उसे बोलते हैं करंट, है ना। अब अगर कोई चीज़ ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर होता है अगर कोई भी चीज़ ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर है, ठीक है, लाइक ये हो गया 15 और ये 16, तो इस सिचुएशन में नॉन करंट असेट है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है। कोई भी चीज़ अगर ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है, लाइक ये 17 है, ये 18 है, तो ये हो गया क्लास आपका नॉन करंट एसेट, ठीक है। अगर ये 20 है, ये 22 है, तो ये क्या हो गया क्लास आपका? नॉन करंट एसेट। तो कोई भी चीज़ अगर ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर है
तो हम उसको नॉन करंट असेट का नेचर मानते हैं। ओके, नॉन करंट असेट। अच्छा, अब इसके बाद ये हो गए 30 और ये 32, तब भी नॉन करंट असेट है ना। लेकिन अब अगर कोई भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है, लाइक ऑपरेटिंग साइकिल है मान लो 10 मंथ्स का और ये 11 मंथ्स का, तो अभी भी तो ये ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है। लेकिन क्या ये 12 से बाहर है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। अगर कोई भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है तो आपको ये भी देखना है क्या वो 12 मंथ से भी बाहर है। अगर वो 12 मंथ से बाहर है तो वो क्लास नॉन करंट है, अदरवाइज वो करंट है। लाइक ये 10 से ज़्यादा है पर कि 12 से भी ज़्यादा नहीं, तो ये फिर ये करंट ही है, नॉन करंट नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल 9 मंथ्स का, पेमेंट हो गया 10 मंथ्स का, ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है पर क्या ये 12 से भी बाहर है, नहीं, तो ये करंट है। ये हो गया क्लास मान लो 11, ये हो गया 13। ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है, हाँ, तो क्या ये 12 से भी बाहर है, हाँ, तब ये जाके नॉन करंट होगा। यानी कि अगर कोई ऑपरेटिंग कलेक्शन पीरियड अगर ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा है तो वो 12 से भी ज़्यादा है, तब जाके वो क्लास क्या होगा, नॉन करंट होगा। लाइक ऑपरेटिंग साइकिल 15 है, ये 16 है, तो 15 से ज़्यादा है, हाँ, क्या ये 12 से भी ज़्यादा है, हाँ, तो ऑब्वियसली 12 से ज़्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, नॉन करंट असेट। तो ये सिर्फ और सिर्फ पहचानने के लिए आता है कि कोई भी असेट करंट है या नॉन करंट है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, कम आता जरूर है क्योंकि दोनों चैप्टर को मिला के 4 मार्क्स का है, बट हाँ, हमें तो पूरा पढ़ना है और A to Z पढ़ना है, 0 to एंड पढ़ना है, ठीक है। चलो जरा मुझे बताओ, ट्रेड पेबल कितने महीने का है क्लास, ट्रेड पेबल 10 मंथ्स का। ट्रेड पेबल जो है वो 10 मंथ्स का है। और ये तो अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है फिर तो ये पक्की बात है, एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड, तो पेमेंट है ना, ये तो करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये पेमेंट पीरियड है ना, तो ये करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। ट्रेड पेबल 10 और 10 से ज़्यादा है, क्या 12 से ज़्यादा है, नहीं, 12 से ज़्यादा तो नहीं, फिर ये करंट लायबिलिटी है। ये 10 से ज़्यादा है, ठीक है, क्या ये 12 से भी ज़्यादा, हाँ, तो फिर ये भाई नॉन करंट लायबिलिटी है। 18 अंदर अंदर है तो ये हमेशा करंट ही, ये 18 है, ये 15 है, तो अंदर है तो करंट लायबिलिटी। 18 24, 18 से ज़्यादा है, क्या 12 से भी ज़्यादा, हाँ, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी। ये 14 है, ये 14 के अंदर अंदर है ना, तो ये करंट। तो अगर कोई भी चीज़ ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर होगा तो वो हमेशा करंट होगा, बाहर जाता अगर है तो देखना है कि वो 12 से भी बाहर चला गया। अगर वो 12 से भी बाहर चला गया तो पक्की बात है क्लास, फिर वो नॉन करंट है। जैसे ये देखो, ये 10 से ज़्यादा है, अगर ये 11 होता ना तो भी करंट होता, क्योंकि 10 से ज़्यादा हो गया लेकिन 12 से ज़्यादा तो नहीं हुआ। लेकिन अब ये 12 से भी ज़्यादा हो गया, 10 से ज़्यादा तो है ही है, 12 से भी ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया क्लास आपका, नॉन करंट लायबिलिटीज। डन। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा हो सके तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल है 17 मंथ्स का, ठीक है, और जो पेमेंट पीरियड है बिल्स पेबल का, पेमेंट पीरियड है बिल्स पेबल का, वो है 16 मंथ्स का, ठीक है। तो आप मुझे बताना क्लास कि ये आपके लिए करंट असेट है, सॉरी करंट बिल्स पेबल है, सॉरी बिल्स पेबल, तो ये करंट लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का ऑपरेटिंग साइकिल 16-17 है और पेमेंट होगी 16 महीने में, तो ये क्लास मुझे बताना कि ये करंट है या नॉन करंट, राइट। चलो, इसके साथ साथ हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पढ़ेंगे और बहुत सारी थ्योरी और है, हेडिंग सब हेडिंग की जिससे क्वेश्चन आता है वो हम लोग पढ़ेंगे। बट आज हमने काफ़ी कुछ सीखा, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और मैंने बहुत मेहनत से सिखाया इस वीडियो को। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों को। इको और बीएसटी की प्लेलिस्ट अटैच कर रहा हूँ, क्लास इको बीएसटी भी मेरे साथ साथ आप खत्म कर सकते हो, सो दैट हम क्लास बहुत जल्दी अपना सब कुछ खत्म करके हम लोग क्लास प्रिपरेशन करेंगे, रिवीजन वन शॉट, बहुत सारी सीरीज़ आने वाली है जिससे क्लास आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड में बहुत हेल्प मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।